आज की चर्चा में स्वागत है। हम आज बीमा यानी इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतों के समाधान पर मतलब कैसे उन्हें हल किया जाए, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखिए, बीमा है तो एक सेवा ही है ना, और सेवा उद्योग में ग्राहक की संतुष्टि वो सबसे ऊपर होती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि ग्राहकों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं, तो कंपनियों और रेगुलेटर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो शिकायतों पर तेज़ी से ध्यान दें। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे कुछ स्रोतों के जरिए कि भाई अगर दिक्कत आए तो क्या करें। बिल्कुल। और ये सिर्फ सुन लेने की बात नहीं है, एक पूरा सिस्टम होना चाहिए जो भरोसेमंद हो, पारदर्शी हो। पॉलिसी धारक को लगना चाहिए कि हाँ, मेरी बात सुनी जाएगी और कुछ हल निकलेगा। हम्म। भारत में इसके लिए कई लेवल पर इंतजाम है, आज उन्हीं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये शिकायतों का निपटारा इतना अहम क्यों है। जैसा हमने कहा, बीमा एक सेवा है और सेवा में कभी-कभी वादे और असलियत में फर्क आ जाता है। हाँ बिल्कुल, क्लेम में देरी हो सकती है या हाँ, या क्लेम नामंजूर हो गया, शर्तें समझ नहीं आई। सरकार और रेगुलेटर, खासकर IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इस बात को समझते हैं। IRDAI ने पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए नियम भी बनाए हैं। एक जिक्र आता है IRDAI प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशंस 2002 का। इसमें ना अलग-अलग कामों के लिए एक टाइम लिमिट मतलब टर्न अराउंड टाइम्स TATs तय की गई हैं। जी हाँ, TATs यानी हर काम के लिए एक समय सीमा है। जैसे पॉलिसी देना हो या क्लेम निपटाना हो, एक तय वक्त में करना होगा। ये एक बड़ी बात है, जवाबदेही तय होती है। बिल्कुल। और इसी जवाबदेही को और पुख्ता करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी IGMS। IGMS। हाँ, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। आप इसे बीमा शिकायतों का एक सेंट्रल डेटाबेस समझ सकती हैं। अच्छा, तो ये IGMS ये काम कैसे करता है? क्या इससे पॉलिसी धारक को वाकई मदद मिलती है? मतलब प्रक्रिया आसान होती है? देखिए, कोशिश तो यही है, कोई भी पॉलिसी धारक IRDAI की वेबसाइट से या सीधे IGMS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ये शिकायत फिर सिस्टम के जरिए सीधे उस बीमा कंपनी को चली जाती है जिसके खिलाफ है। और इसमें पारदर्शिता वाली बात कैसे आती है? वो ऐसे कि IGMS न सिर्फ शिकायत दर्ज करता है, बल्कि ये ट्रैक भी करता है कि उस पर क्या एक्शन हुआ, कितना टाइम लगा। इससे IRDAI को भी पता रहता है कि कौन सी कंपनी शिकायतों को लेकर कितनी गंभीर है। अरे वाह, ये तो बहुत उपयोगी है। इससे पॉलिसी धारक को अपनी शिकायत का स्टेटस भी पता चलता रहता होगा। जी, और रेगुलेटर के पास भी डेटा आता है। श्रोताओं की जानकारी के लिए ये पोर्टल है http://www.policyholder.gov.in integrated-grievance-management.aspx। तो अगर कंपनी सीधे नहीं सुन रही तो ये एक पहला कदम हो सकता है। ठीक है, ये तो हुआ IRDAI का सिस्टम। लेकिन मान लीजिए मामला थोड़ा पेचीदा है या गंभीर है, तो क्या कोई और कानूनी रास्ता भी है? बिल्कुल है। भारत में उपभोक्ताओं के हितों के लिए एक बहुत मजबूत कानून है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब तो खैर नया एक्ट 2019 भी आ गया है, पर 1986 वाले ने नींव रखी थी। इसका मकसद ही है उपभोक्ताओं को बाजार के शोषण से बचाना और उनके झगड़ों के निपटारे के लिए एक सिस्टम देना। और ये सिर्फ सामान पर नहीं, सेवाओं पर भी लागू होता है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि बीमा भी एक सेवा ही है। तो इस कानून में सेवा का मतलब क्या है? इसमें सेवा की परिभाषा काफी बड़ी है। इसमें बैंकिंग, फाइनेंसिंग, बीमा, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, बिजली, मनोरंजन मतलब कई तरह की सर्विसेज शामिल हैं। तो बीमा पॉलिसी लेना बिल्कुल इस कानून के तहत आता है। और उपभोक्ता कौन हुआ? मतलब क्या हर पॉलिसी धारक उपभोक्ता माना जाएगा? लगभग हाँ। कानून ये कहता है कि उपभोक्ता वो है जो कोई चीज या सेवा कीमत देकर खरीदता है या इस्तेमाल करता है। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो उसे दोबारा बेचने के लिए या किसी कमर्शियल पर्पस मतलब व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लेते हैं। अच्छा। तो अगर कोई अपने पर्सनल यूज जैसे कार, हेल्थ, घर के लिए बीमा ले रहा है, तो वो उपभोक्ता है। समझ गया। और इस कानून में दो शब्द और आते हैं, खामी और शिकायत। इनका क्या मतलब है? देखिए, खामी का मतलब है क्वालिटी, क्वांटिटी या स्टैंडर्ड में कोई कमी या गलती। सेवाओं के मामले में इसे सेवा में कमी कहते हैं, यानी सर्विस की क्वालिटी, नेचर या तरीके में कोई गलती, कमी या अपर्याप्तता। ठीक है। और शिकायत?
शिकायत का मतलब है किसी शिकायतकर्ता ने लिखित में कोई आरोप लगाया हो। ये आरोप कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कंपनी ने कोई गलत तरीका अपनाया हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सेवा में कमी हो, ज्यादा प्रीमियम ले लिया हो वगैरह। और जब कंपनी इन आरोपों को नहीं मानती तब? हाँ, जब सामने वाली पार्टी मतलब बीमा कंपनी इन आरोपों से इनकार करती है तब वो उपभोक्ता विवाद बन जाता है। अच्छा, कंज्यूमर डिस्प्यूट। और इसी के समाधान के लिए वो 3 लेवल वाली व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। जी हाँ, बिल्कुल। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था इसीलिए है ताकि लोगों को आसानी से न्याय मिल सके। पहला है जिला फोरम। ये उन मामलों को देखता है जहां मुआवजे की रकम 20 लाख तक हो। ये सीमाएं खैर बदलती रहती हैं, नए एक्ट में अलग हैं, पर हम 1986 वाले के हिसाब से बात कर रहे हैं। 20 लाख तक जिला फोरम, ठीक है। दूसरा, राज्य आयोग। ये जिला फोरम के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है और 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले सीधे भी सुनता है। और सबसे ऊपर? तीसरा, राष्ट्रीय आयोग। ये सबसे ऊंचा लेवल है। ये राज्य आयोग के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है और 1 करोड़ से ज्यादा के मामले सीधे देखता है। और एक दिलचस्प बात जो मुझे पता चली वो ये कि इन तीनों ही लेवल पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इनको सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये बहुत पावरफुल है। ये गवाहों को बुला सकते हैं, सबूत मांग सकते हैं, हलफनामे ले सकते हैं और अपने फैसले लागू भी करवा सकते हैं। ये उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। सही में। और अगर फोरम मान ले कि हाँ, पॉलिसी धारक सही है, कंपनी की गलती है, सेवा में कमी थी, तो वो क्या-क्या आदेश दे सकता है? फोरम कई तरह की राहत दे सकता है। जैसे बीमा कंपनी को कह सकता है कि वो कमी दूर करे। अगर ज्यादा प्रीमियम लिया है तो वो वापस करने को कह सकता है। अगर कंपनी की लापरवाही से नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। मुआवजा भी? जी हाँ, और गलत प्रैक्टिस को रोकने का आदेश दे सकता है और यहाँ तक कि केस लड़ने का खर्चा भी दिलवा सकता है। तो ये वाकई एक मजबूत रास्ता है, खासकर जब मामला बड़ा हो। अच्छा, अब थोड़ा इस पर आते हैं कि बीमा में आमतौर पर शिकायतें होती किस तरह की हैं, मतलब मेन मुद्दे क्या होते हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है। स्रोतों के हिसाब से ज्यादातर झगड़े कुछ खास वजहों से होते हैं। सबसे कॉमन है क्लेम सेटलमेंट में देरी या क्लेम को रिजेक्ट ही कर देना। ये शायद सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात होती है। हाँ, इंतजार करते रहो, फिर पता चले कि क्लेम ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और कई बार वजह भी साफ नहीं बताते। दूसरा है नुकसान की रकम पर असहमति। मतलब पॉलिसी धारक को लगता है नुकसान ज्यादा हुआ, कंपनी कम आंक रही है। सर्वेयर की रिपोर्ट पर अक्सर सवाल उठते हैं। हाँ, ये भी होता है, क्वांटम ऑफ लॉस का झगड़ा। और तीसरा, पॉलिसी के नियम और शर्तों से जुड़े मुद्दे। पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते तो काफी मुश्किल है। सही कहा। कई बार लेते समय कुछ शर्तें क्लियर नहीं होती और क्लेम के टाइम पर उनकी व्याख्या को लेकर, खासकर एक्सक्लूजन मतलब क्या कवर नहीं है, उसको लेकर मतभेद हो जाता है। हाँ, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ सबसे ज्यादा टकराव होता है और शायद इसीलिए IGMS और कंज्यूमर फोरम जैसे रास्ते इतने जरूरी हैं। अच्छा, हमने IGMS की बात की, कंज्यूमर फोरम की बात की, क्या कोई और भी तरीका है, शायद थोड़ा कम फॉर्मल और तेज? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है बीमा लोकपाल, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। बीमा लोकपाल ये क्या है? तो ये एक तरह से बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच एक न्यूट्रल मीडिएटर, मतलब निष्पक्ष मध्यस्थ का काम करता है। इसका मेन काम है आपसी सहमति से बिना कोर्ट कचहरी के विवाद सुलझाना। तो ये कंज्यूमर फोरम से अलग कैसे हुआ? क्या यहाँ भी वैसी सुनवाई होती है? नहीं, प्रक्रिया काफी अलग है। लोकपाल पहले कोशिश करता है कि मध्यस्थता या सुलह से बात बन जाए। वो दोनों पार्टियों को सुनकर एक सिफारिश दे सकता है। अगर दोनों मान गए तो मामला वहीं खत्म। अच्छा, मतलब पहले समझौता कराने की कोशिश। जी। ये फोरम की तरह सीधा फैसला सुनाने वाला सिस्टम नहीं है, सुलह पर ज्यादा जोर है। और अगर सुलह ना हो पाए तो तब लोकपाल कुछ फैसला दे सकता है। हाँ, अगर मध्यस्थता कामयाब नहीं होती तो लोकपाल एक अवार्ड पास कर सकता है। यह अवार्ड शिकायतकर्ता के नुकसान की भरपाई पर आधारित होता है। लोकपाल का फैसला, चाहे वो शिकायत माने या न माने, वो फाइनल होता है, लेकिन केवल तभी जब शिकायतकर्ता उसे लिखित में स्वीकार कर ले। अगर शिकायतकर्ता अवार्ड से खुश नहीं है तो वो दूसरे रास्ते अपना सकता है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है कि शिकायतकर्ता की मर्जी जरूरी है। तो कोई लोकपाल के पास जा कब सकता है? क्या क्लेम रिजेक्ट होते ही सीधे लोकपाल के पास चले जाएं? नहीं, सीधे नहीं। कुछ शर्तें हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने अपनी शिकायत लिखित में बीमा कंपनी को दी हो, ये पहला स्टेप है। लिखित में, ठीक है। फिर या तो कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो या शिकायत देने के 1 महीने तक कोई जवाब ही न दिया हो।
1 महीना? हाँ, या फिर कंपनी ने जो जवाब दिया आप उससे संतुष्ट न हो। ठीक है। शिकायत कंपनी का जवाब मिलने या रिजेक्ट होने की तारीख से 1 साल के अंदर लोकपाल के पास करनी होगी। 1 साल के अंदर? ओके। और एक बहुत जरूरी बात, वही शिकायत किसी और कोर्ट, कंज्यूमर फोरम या आर्बिट्रेशन में पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। एक साथ 2 जगह नहीं। समझ गया, ये शर्तें तो साफ है। और शिकायत करने का तरीका क्या है? ऑनलाइन या शिकायत लिखित में देनी होती है? पॉलिसी धारक या उसके कानूनी वारिस के साइन होने चाहिए। शिकायत उस लोकपाल ऑफिस में देनी होती है जिसके इलाके में बीमा कंपनी की वो ब्रांच आती हो जिससे शिकायत जुड़ी है। साथ में सारे जरूरी कागजात लगाने होते हैं, पॉलिसी कॉपी, क्लेम फॉर्म, कंपनी से हुई बातचीत की कॉपी वगैरह। और क्या इसकी कोई फीस लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकपाल की सेवा पूरी तरह से मुफ्त है, कोई फीस नहीं लगती। ये तो बहुत अच्छी बात है। और लोकपाल काम कितनी तेजी से करता है? कंज्यूमर फोरम में तो कई बार बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, लोकपाल से उम्मीद की जाती है कि वो तेजी से काम करे। नियम कहते हैं कि शिकायत मिलने के 1 महीने के अंदर लोकपाल को अपनी सिफारिशें देनी चाहिए। 1 महीने में सिफारिश? वाह! और अगर मामला सिफारिश से न सुलझे और अवार्ड देना पड़े तो अवार्ड शिकायत मिलने के 3 महीने के अंदर दिया जाना चाहिए। 3 महीने में अवार्ड? ये तो कंज्यूमर कोर्ट के मुकाबले वाकई बहुत तेज लग रहा है। अवार्ड की रकम की कोई लिमिट है? हाँ, लोकपाल जो अवार्ड दे सकता है उसकी ऊपरी सीमा 20 लाख रुपए है। ये सीमा अब शायद 30 लाख हो गई है, पर मूल सोर्स के हिसाब से 20 लाख थी। ये अवार्ड बीमा कंपनी पर बाध्यकारी होता है, मतलब बाइंडिंग होता है। अच्छा। लेकिन तभी जब शिकायतकर्ता उसे मिलने के 1 महीने के अंदर लिखित में स्वीकार कर ले। और अगर शिकायतकर्ता मान जाए तो कंपनी को 15 दिन के अंदर उसका पालन करना होता है। और अगर शिकायतकर्ता ना माने, मान लीजिए उसे लगे कि मुआवजा कम है? अगर वो 1 महीने में लिखकर हाँ नहीं कहता तो कंपनी अवार्ड मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर शिकायतकर्ता चाहे तो कंज्यूमर फोरम या कोर्ट जा सकता है। लेकिन हाँ, लोकपाल का रास्ता अदालतों के मुकाबले काफी तेज, बिना खर्चे वाला और आसान जरूर है। चलिए इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है, कोई 2 लाख रुपए का। अस्पताल से छुट्टी मिले 4 महीने हो गए, सारे पेपर जमा कर दिए, लेकिन कंपनी बस टाल रही है। कभी ये कागज मांगती है, तभी वो, ईमेल का भी ठीक से जवाब नहीं। अब वो आदमी क्या करे? पहला कदम क्या हो? देखिए, इस केस में सबसे पहले तो ये पक्का करें कि उन्होंने कंपनी को लिखित शिकायत भेजी है या नहीं, ईमेल से या चिट्ठी से, और उसकी कॉपी संभाल कर रखी हो। अगर 1 महीना हो गया है और कोई ठीक जवाब नहीं मिला तो उनके पास 2 रास्ते हैं। एक, वो IRDAI के IGMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत डाल सकते हैं। इससे मामला ऑफिशियली रजिस्टर हो जाएगा और ट्रैक भी होगा। ठीक है, IGMS। और दूसरा, क्या वो सीधे लोकपाल जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने कंपनी को लिख दिया है और 1 महीना बीत गया है या जवाब से संतुष्ट नहीं है और क्लेम की रकम 2 लाख रुपए भी लोकपाल की सीमा में है, तो वो सीधे बीमा लोकपाल के पास भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अच्छा। लोकपाल की प्रक्रिया मुफ्त है और उम्मीद है कि कंज्यूमर फोरम से जल्दी हल निकल आए। बस ये जरूरी है कि वो अपनी शिकायत के साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाए, पॉलिसी, क्लेम फॉर्म, कंपनी से हुई बातचीत, बिल, सब कुछ। मतलब कंपनी से बात करने के बाद IGMS और लोकपाल दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। खासकर लोकपाल अगर जल्दी और बिना खर्चे के निपटारा चाहिए, और अगर लोकपाल से भी बात ना बने या मामला बड़ा हो तब कंज्यूमर फोरम तो है ही। ये सीक्वेंस समझना जरूरी है। बिल्कुल, हर रास्ते की अपनी जगह है, अपनी प्रक्रिया है। जानकारी होगी तभी पॉलिसी धारक सही रास्ता चुन पाएगा। तो आज की इस पूरी बातचीत से पॉलिसी धारकों के लिए सबसे जरूरी बातें, मतलब प्रैक्टिकल टेकअवेज क्या हैं? क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, हमेशा लिखित में शिकायत करें, फोन पर नहीं, ईमेल या चिट्ठी से, रिकॉर्ड रहता है। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा, सारे कागजात संभाल कर रखें, पॉलिसी, चिट्ठियां, बिल, रसीदें, सब कुछ फाइल में लगाएं, यही सबूत हैं। ठीक। तीसरा, IGMS का इस्तेमाल करें। कंपनी ना सुने तो IRDAI के पोर्टल पर शिकायत करना एक अच्छा कदम है। चौथा, बीमा लोकपाल के बारे में सोचें। अगर कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो लोकपाल एक बहुत अच्छा मुफ्त और तेज विकल्प है। हाँ, ये लोकपाल वाला विकल्प काफी काम का है। और पांचवा, अपने अधिकारों को जानें। ये कंज्यूमर एक्ट, लोकपाल, ये सब आपके लिए ही बने हैं।
इनकी जानकारी रखें। बिल्कुल सही कहा। और ये याद रखना हम सबके लिए ज़रूरी है कि ये जो अलग-अलग सिस्टम हैं, आईजीएमएस, कंज्यूमर फोरम, लोकपाल, ये सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं हैं। ये बीमा जैसे फील्ड में भरोसा, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हैं। पॉलिसी धारकों को इनके बारे में पता होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करने से हिचकना नहीं चाहिए। आज हमने भारत में बीमा शिकायतों के समाधान के कई अहम रास्तों को समझा, आईआरडीआई और आईजीएमएस से लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और बीमा लोकपाल तक। ये जानना पॉलिसी धारकों को एक तरह से ताकत देता है कि उनके पास अपनी सही समस्याओं के हल के लिए रास्ते मौजूद हैं। हाँ, और ये भी ज़रूरी है कि जब लोग इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे सिर्फ उनकी अपनी समस्या हल नहीं होती। इससे बीमा कंपनियों पर भी दबाव बनता है कि वो अपनी सर्विसेज सुधारें, अपनी प्रक्रियाएं ज़्यादा पारदर्शी बनाएं। तो इसका असर पूरे इंडस्ट्री पर पड़ता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि आईजीएमएस जैसा सिस्टम शिकायतों का कितना सारा डेटा इकट्ठा करता है। किस कंपनी की ज़्यादा शिकायतें हैं, किस तरह की हैं, कितना टाइम लग रहा है समाधान में। क्या इस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ शिकायतों को ट्रैक करने से आगे बढ़कर इंडस्ट्री में जो सिस्टमिक इश्यूज हैं, मतलब वो दिक्कतें जो बार बार आ रही हैं या कई कंपनियों में एक जैसी हैं, उनको पहचानने और उन्हें जड़ से ठीक करने के लिए और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? शायद रेगुलेटर इस डेटा एनालिटिक्स का और अच्छा इस्तेमाल करके पॉलिसी धारकों के हितों को और बेहतर ढंग से सुरक्षित कर सकते हैं। सोचने वाली बात है ये। आज की इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।